जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी और जावेद रहमान। अच्छी खबर से आज हम आगाज़ नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान हार गया है वर्ल्ड कप के मैच में अफ़गानिस्तान से। ये मस्ट विन मैच था, सो अब लगता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र जो है, वो शायद अगले राउंड तक नहीं जा पाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स हो, इकॉनमी हो या कोई भी शोबा हो, वो मुतासिर होता है मुल्क के जो अमूमी हालात होते हैं उससे। ये नहीं हो सकता कि बाकी जगहों पर तो खराबी हो और बीच में जो है वो इस तरह के एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट में जो है वो आप एक्सेल कर जाएं। वो फ्लूक तो हो सकता है लेकिन उसके पीछे प्रोसेस नहीं हो सकता। सो हम जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं वो उन्हीं प्रोसेसेस की करते हैं, उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो क्योंकि उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप क्रिकेट को ही देख लें तो क्रिकेट में किस तरह कभी नजम सेठी, कभी ज़का अशरफ, कभी रमीज़ राजा, उधर हुकूमत तब्दील होती है, उधर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील हो जाता है, तो जाहिर है कि फिर उसका इफेक्ट जो है वो आपकी वहां पर परफॉर्मेंस पर भी आएगा। खैर, ये तो एक बरसबीले तज़किरा बात आ गई। अब हम आते हैं अपने आज के मौज़ूआत की तरफ। आज जो सियासत के मैदान से दो खबरें हैं जिन पर हम तज़किरा करना चाहते हैं। एक तो जो फौजी अदालतों के खिलाफ केस था, हम बड़े दिन से उस पर बात कर रहे थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दे दिया है और मेरा ख्याल है कि यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था आईन और कानून के तहत। दूसरा जो एक मामला बड़ी देर से चल रहा है जिस पर मेरे दोनों दोस्त मुत्तफिक हैं कि साइफर केस में इमरान खान साहब जो हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और घेरा मजीद तंग होगा, आज उसकी बाकायदा इंडिकेशन आ गई है। तो वहीं से मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। जावेद साहब, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और आप बार बार पहले आप कहा करते थे कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें इमरान खान साहब नाअहल होंगे, चीजें उस तरफ गई। अब आपको क्या लग रहा है कि ये साइफर केस जो है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो वकला हैं, जो लोग इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये जो 14 साल की मैक्सिमम सजा इसमें हो सकती है, ये इमरान खान साहब को देने की कोशिश की जाएगी ताकि उन्हें मैक्सिमम अंदर रखा जा सके। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, वैसे इमरान खान साहब के लिए और हम ये भी कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये जो आज की फ़र्द जुर्म आयद करना है, इसको अगर हम देखें कि ये आने वाले इलेक्शंस और इनकी सियासत के ऊपर भी, ख़ुसूसन खान साहब की, उसके ऊपर बहुत गहरे असरात इसके हम्म। मुरतब होंगे। वो इसलिए कि ये जो इलेक्शन था, इनको अभी तक इनसे उम्मीदें थी कि शायद कुछ ऐसी फ़ज़ा बन जाए, गो कि हम इसको बार-बार इस बात को डिस्कस कर चुके थे कि खान साहब का अगले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और वो हम इस ज़िमन में बात कर रहे थे कि उनको फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है और वो ये फ़ैसला भी आ गया। देखें, ये 2024 के इलेक्शन खान साहब के लिए अब नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इसी तरह से है। अगर इमरान खान साहब के लिए ये इलेक्शन नहीं रहे तो पीटीआई का भी मसला आप इस तरह से समझें गोल है। सेकंड टियर उसके बाद कौन-सी ऐसी लीडरशिप है जो कि पार्टी को रन कर सकती है इस तरीके से, जिस तरीके से पार्टी एक आप कह सकते हैं कि हैवी वेट किस्म की और पार्टी थी, और रूलिंग। क्या उसको इमरान खान साहब खुद तस्लीम करेंगे, उनके हामी तस्लीम करेंगे? क्योंकि यहाँ तो शख्सियत परस्ती इस तरह की है कि वो जो टॉप पे एक बंदा बैठा होता है उसके अलावा किसी पर नजर नहीं जाती। अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा करिज्मेटिक पर्सनैलिटी होना, एक शख्सियत होना, उसका एक पहलू ये भी होता है कि मेरे बाद या मैं अलील हो जाता हूँ, मैं जेल में चला जाता हूँ, तो कोई ऐसा सेकंड प्लान ज़रूर होना चाहिए। एक लीडरशिप की एक क्वालिटी ये उसको ज़हन में रखनी चाहिए। अब जो फ़िज़ा बनी आपके सामने है, अब मैं नहीं समझता कि पीटीआई
इलेक्शन पहला मसला जो इनका आना है इलेक्शन सिंबल के लिए, उसको कॉन्टेस्ट कौन करेगा? वकला कब तक ये चीजें संभाली फिरेंगे? शोएब साहब कह रहे होते हैं, बहुत अच्छा इनको डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे कोई बचा नहीं है जो पार्टी को बचा सकेगा या पार्टी से रिलेटेड इलेक्शन में आ सकेगा। अली मोहम्मद साहब आके टीवी पे बैठ के बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे होते हैं। डिफेंड करने वाली सूरत हाल अब खत्म हो चुकी है। अब कॉन्टेस्ट, अब इलेक्शन फेस्टिविटी स्टार्ट हो रही है। अब ये बातें पार्टी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो जाएंगी। और जहां तक आपने उनकी सजा की बात की, लग यही रहा है, होना यही है कि उनके लिए सजा जो है आपको 14 ईयर्स की, और या इससे सख्त तो मजीद नहीं हो सकती। ये उनके ऊपर उनके लिए मसला बन गिलानी साहब, जाएगा। फैसला हो चुका है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है, क्या ख्याल है आपका? हाँ, मेरा ख्याल है, लेकिन इसको भी ऑब्वियसली वो चैलेंज करेंगे। मे बी वो इस सारे ट्रायल को भी चैलेंज किया हुआ है उन्होंने, तो आगे जाके ये पता चलेगा कि उस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। ये सारे क्वेश्चंस भी साथ रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि जो गवाहान है सरकारी, कहा जा रहा है कि सारे के सारे सरकारी गवाहान है 28 के करीब, तो वो अपने बयान देते जाएंगे। जाहिर है वो सरकार के मुलाजिम है, उनके बयान को मैंने नहीं ख्याल कि वैसे इंडिपेंडेंट हैसियत दी जाएगी या अदालत उसको कैसे देखती है। जाहिर है जो स्टेट का बंदा है, देखें वो तो स्टेट के प्रेशर के अंदर ही काम करेगा, तो उसके बाद ये मामला चलेगा। लेकिन मिनिमम सेंटेंस भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैक्सिमम 14 साल ही हो। बट अभी फर्द जुर्म के बाद उनकी कोशिश होगी केस को जल्दी से प्रोसीड करें, और इसकी भी मेरा ख्याल है मामला आगे जाके कम अज कम मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके तय हो। और ये इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इलेक्शन से पहले हो, क्योंकि जाहिर है फर्द जुर्म आयद हो गई, प्रोसेस वो तो सब लोगों ने देख लिया, हमें जी उसके जी। पस पर्दा मुहर्रिकात पर बात करनी है। नहीं, अगर इसमें ये तो देखें आगे। इलेक्शन से पहले पहले ये सारा कुछ होगा, सजा होगी, तो उसके नतीजे में जो है वो इमरान खान साहब को पार्टी की सरबराही से हटाया जा सकेगा। उसके नतीजे में पार्टी को एक्चुअल डेंट पड़ेगा। और वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि वो एमक्यूएम मॉडल इस वक्त पीटीआई पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, वो करके फिर इलेक्शन में जाएंगे ये। जी, मेरा ख्याल यही है कि ये तो वाज़ेह हो चुका हुआ है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक कि इमरान खान साहब शायद इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, और उनकी नाअहली और उनकी जमात के हवाले से पाबंदियाँ, ये सारी आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इनके इम्कानात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए या तो देखें, वो बात असल चीज़ ये है कि वोट जो है पीटीआई का, जो इस वक्त पॉपुलर वोट बैंक है, वो उसको स्प्लिट करके आप क्या हासिल करेंगे? क्या फिर वही बात कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाली गवर्नमेंट आएगी? अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो फिर मखलूत हुकूमत सिंगल आएगी। लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं होगी, ये मैं आपको खबर दे देता हूं अभी। सही। तो ये जो मियाँ साहब आए, ये क्या करने आए हैं? मियाँ साहब को उनका हिस्सा मिलेगा, और मियाँ साहब, जैसे हम पहले बात भी करते रहते हैं, मियाँ साहब कैंपेन को लीड करेंगे, मियाँ साहब अपने वोटर्स को राम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक कम अज कम मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि मियाँ साहब को वजीर आजम बन रहे हैं या उनके साथ ऐसा कोई वादा हुआ है। चलिए, ये तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस तरह से मामला चलते हैं। मैं वैसे अवैस साहब से इस बात पे हर दफ़ा ही कॉन्टेस्ट किया है, और मैं अभी तक इस बात पे कायम हूँ कि पीएमएलएन को मैं ये देख रहा हूँ कि वो उसने इक़्तिदार में आना है, और 2/3 मेजॉरिटी से उनका आना लग रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलें, तो सर देखते हैं। मिजाज कहाँ से आनी है जावेद साहब, ये भी वो बता दें। जावेद साहब अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। नहीं नहीं, बट अब ऐसा 2/3 मेजॉरिटी आनी कहाँ से है, ये मैं पूछ रहा हूँ इनसे। ये उधर मेरी देखें, केपी से तो नहीं आने वाली, सिंध से गैबी भी कु नहीं आने वाली, गैबी कुव्वतें मदद बलूचिस्तान में करती हैं ना वैसे जावेद, एक्सपेक्ट है। अपना गिलानी साहब समझा करें। बहरहाल आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला था, इस पे जरा गिलानी साहब हमें बताएं। फैसला तो आ गया, जी जी। अब सवाल जो अहम है वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो इसको मानेगी? क्या वो जो मुक़्तदर इदारे हैं जो फौजी अदालतें चला रहे हैं और मुसिर हैं कि वहां पे ट्रायल होगा, क्या वो इसको मानेंगे? ये मामला अब कैसे पैन आउट होता आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा उन लोगों को जो 9 मई के मुकदमात में जो है वो अभी तक जेल में है? जी, मेरा ख्याल है कि ये एक अभी भी पेचीदा जो है सवाल है वैसा,
उन लोगों के लिए जो इस मामलात में फँसे हुए हैं, सहाफ़ियों के लिए भी और पूरी कौम के लिए भी। देखिए, एक तो अचानक से मुराद ये है कि जब से नए चीफ जस्टिस आए, तो ये पहली हियरिंग थी इत्तेफ़ाक से इस केस की और इत्तेफ़ाक से मैं वहाँ मौजूद भी था आज। तो वो ये जो 5 रुकनी बेंच था, इसमें याह्या अफ़रीदी साहब, ये सारे वही जजेस थे जो पहले से उस बेंच में मौजूद थे ताकि केस को नए सिरे से ना सुनना पड़े। तो उसमें हैरानकुन हद तक एक प्रोसीडिंग्स ये भी हुई कि देखें उन्होंने तफ़सील के साथ घंटा डेढ़ घंटा लगा के अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने। उसके बाद इसमें 7-8 से ज़्यादा और पिटीशन्स आ चुकी हुई थी मिसcellaneous और जो अक्यूज़्ड पर्सन्स थे उनकी। तो उन सबको उन्होंने कहा जी कि जनाब हम ये इस वक़्त नहीं टेक अप कर रहे और कुछ मशवरे के बाद अचानक ही उन्होंने कहा जी हम फैसला महफूज़ कर रहे हैं और शॉर्ट ऑर्डर हम जल्द सुना देंगे और तफ़सीली ऑर्डर बाद में आएगा। और 2 घंटे के बाद ही इत्तेफ़ाक से बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आज वहाँ पे मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब था उनका। इसी दौरान ही वो जो बेंच बैठता है और मुश्तरका तौर पे देखें यूनानिमसली पाँचों के पाँचों जजेस ने एटलीस्ट सिविलियन ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट में होने को सेट असाइड किया है। सिर्फ याह्या अफरीदी साहब ने इख्तिलाफ किया वैसा भी इससे। उनका ख्याल था कि इसमें जो दूसरी आगे जाके बात की है 4 मेंबरान ने कि जो सेक्शन 2D1 के 2 हिस्से हैं जिसमें सिविलियन के ट्रायल के मतलब बातें हैं, उसको 4 जजेस ने कहा कि ये गैर आईनी शिकें हैं। उन्होंने कहा कि इस पे मेरी राय जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन यूनानिमसली वो इस चीज़ से एग्री किए कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना। अब जो आपका असल सवाल था मैं इसको मुख्तसरन आगे बयान कर दूँ जो कि एक पेचीदा सवाल है। काफ़ी हद तक इम्कानात यही है अवैध साहब कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ही शायद रिव्यू के लिए लगवा दिया जाए, जो कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है। इस पे रिजर्वेशंस आ रही हैं हुक्मरान साइड से और पीएमएलएन साइड से जो वकला हैं, उनकी तरफ से वो सिविलियन ट्रायल को तो देखें कह रहे हैं सही फैसला है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी पेचीदगी करके उसको इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से इन तरह के लाइक माइंडेड जजेस के ये जो सारा एक ग्रोह जिसको कहा जा रहा है लाइक माइंडेड है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये लामोहल्ला मुझे लग रहा है कि इसमें अपील होगी, रिव्यू आएगा और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठेगा। अब दूसरा अहम सवाल इसमें जनाब अली कि ना सिर्फ मैंने आपसे कल भी बात की थी मुसद्दिका तरीन इत्तलाआत के मुताबिक कई जगहों पे तो ये ट्रायल कंक्लूड हो चुके हुए हैं, फैसले महफूज हो चुके हुए हैं, सुनाए नहीं गए। अब इन्होंने कहा जी कि ये जो 102, 103 बंदे हैं इनका ट्रायल जो है आप क्रिमिनल हमारी जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनको मुंतकिल किया जाए आप और इनको आप उस अदालती तहवील में दें। इससे पहले देखें इससे पहले एक और अहम सवाल है अवैध साहब कि ये जो पहले से अदालती तहवील में लोग हैं जो जिनमें पीटीआई की खवातीन भी हैं पंजाब में और बहुत सारे लोग हैं जिनके 6 माह हो गए हैं रिमांड ही नहीं फिजिकल कंप्लीट हो रहा। अगर आप उनको भी तहवील में दे देंगे असल असल चीज़ ये नहीं है कि ये अदालतें इनका आप ऑर्डिनरी अदालतें ट्रायल करें। असल चीज़ ये है जिसके लिए ये लोग कोर्ट में गए थे कि फेयर ट्रायल की पॉसिबिलिटी कैसे होगी। तो फेयर ट्रायल की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट का अब एक फुल बेंच कर सकता है। अदरवाइज़ वो इम्कानात नहीं है, आप इनको इधर ट्रांसफ़र कर दें, वो नहीं करते, वो अपील में चले जाते हैं, वो उनको फिर वहीं रखते हैं, फिर मुलाकातें नहीं होती, फिर आगे जाके ट्रायल लिंगर ऑन होते हैं। लेकिन वो लोग तो वहीं पे बैठे होंगे ना, जिनकी फेयर ट्रायल की अपील है, जिनके फेयर ट्रायल का सवाल है, असल में तो सारा सवाल ये फेयर ट्रायल का है। तो अगर वो हो ही नहीं पाता आगे भी 5-6 माह, तो फिर आगे जाके क्या होगा? और तो मेरा ख्याल है कि अगर वो गुस्सा नहीं होना तो वो फौजी अदालतों के बावजूद नहीं होना जैसे हम नहीं दूसरे मुकदमात में जी हाँ, देख रहे हैं। तो असल में है कि जब तक देखें सुप्रीम कोर्ट सीरियस होके सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट इस सारे संजीदा मामले पे इंटरवीन नहीं करती है, ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा। जावेद साहब जनाब, ये तकरीबन गिलानी साहब ने इस मामले को तो बड़े एक-एक करके सारे सवालात को मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर दिया है। मैं अगर इलेक्शन के सिलसिले में अगर आपसे बात करूँ कि ये जो खदशा था इलेक्शन को डिले करने से रिलेटेड, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं अगर आप इसे खबर समझ लें या जो इलेक्शन अब डिले होने वाला नहीं है। इलेक्शन जनवरी के एंड या फरवरी की जिस तरह से हम तो एक टेंटेटिव डेट भी दे चुके हैं कि फरवरी 3 की, उसमें होना बहुत अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर अमर माने आएगा और जिस तरह से आपने पहले ये बात कही कि इलेक्शंस की डेट शेड्यूल आने से फाइनल शेड्यूल आने से पहले तक इनको फर्द जुर्म भी आयद हो जानी है। देखें जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को जो बुलाना होता है इलेक्शन को वाच करने के लिए वो बिल्कुल आखिरी कड़ी होती है
और वो भी मरला आ चुका है, उनको लेटर भी लिख दिए जा चुके हैं, उनके वीज़ों का इंतज़ाम मेरा जो इन्हें इत्तलात के मुताबिक उनके वीज़ों का बंदोबस्त भी हो चुका है। अब उनको ऐसे तो नहीं बुला लिया जाएगा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, पूरी दुनिया से उन्हें कहा जाए कि आप आएँ और हमारा इलेक्शन देखें और आगे से इलेक्शन डिले हो जाए, ये ऐसी कहानी नहीं हो सकती। अब मैं यही समझता हूँ कि इलेक्शन अब नहीं डिले होने वाले, इलेक्शन जिस तरह से इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दिया है उसके तहत ही होंगे। तो फिर अगर इलेक्शन उस टाइम पे होने हैं तो फिर आप ये कह रहे हैं बैनुस्सुतूर में कि काम उससे पहले तेज हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत तेज हो जाएगा और उससे पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब की फिलहाल जो सियासत है उसको एक ब्रेक लग चुकी है। कम अज कम के अंदर इस इलेक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट उनका करना तो ये दूर-दूर तक कहीं ना आसार भी ऐसे ही हैं और जो बज़ाहिर मालूमात इधर-उधर से मिल रही हैं वो भी इसी तरह की हैं। अब इसका जो नताइज हैं वो क्या निकलते हैं हमारे सियासी अमल पर और जो उससे जुड़ी हुई मुल्क की इकॉनमी है और दीगर चीज़ें हैं उन पर, ये तमाम हम बहस करते रहेंगे। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।